और मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन होना चाहिए. इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो मॉइस्चराइज जो है वो आपका जो है क्रीम बेस्ड होना चाहिए. इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन दैन हमें ये देखना, काफ़ी सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे कि वो पेशेंट एलिजिबल है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए या नहीं है. आपका चाहे रूट्स पे नहीं है, आप जब वो मसाज करते हैं वो पूरा आपके स्कैल्प पे भी तो लगा देते हैं. कितनी देर मसाज करते हैं. और बहुत ज़्यादा ओवर मसाजिंग भी नहीं करनी चाहिए. हेयर रूट्स वीक होती हैं. आप देखेंगे आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा. आप अगर ह्यूमिड ट्रॉपिकल जैसे कि रेनी सीजन होता है, आप ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे, मास्क लगाएंगे, आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा. नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी और आज का एपिसोड एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है. बट इसमें आपके लिए एक एक्साइटिंग सरप्राइज़ है जो हम आपको बताएंगे. पर उससे पहले हम अपने गेस्ट आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, डॉक्टर कुणाल सिंह एंड डॉक्टर मेघा सिंह. सो डॉक्टर कुणाल एंड डॉक्टर मेघा, प्लीज़ अपने बारे में बताइए, बिकॉज वी नो दैट यू आर स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट्स. बट थोड़ा सा ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए. मेरा नाम डॉक्टर कुणाल सिंह है और I have graduated from Monadan Medical College, which is one of the prestigious college of India. उसके बाद मैंने UCL जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अपना एस्थेटिक में मास्टर्स किया है. ओके. एंड मैम? I'm Dr. Megha, and after doing my medical graduation from India, I've done MSc in dermatology from London, UK. ओके, दैट्स ग्रेट. तो आप लोग बाहर से पढ़ के आए हैं, नॉलेज ला के इंडिया में हमारे देश के लोगों को हेल्प कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट. बट एक बार मैं ऑडियंस को बता दूं जो हम सरप्राइज़ उनके लिए लाए हैं. दैट इज़ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा जो आप भरेंगे एंड उससे आपको क्लिनिक जेन नेक्स्ट जो मैम और सर का क्लिनिक है वहाँ से आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन मिलेगी फॉर फ्री. सो मेक श्योर आप वो गूगल फॉर्म भरिए. तो सर, मैम शुरू करें? ठीक है. अब आपने बताया कि आप स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट्स हैं, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि इंडियन स्किन और आप यूके एंड ऑल से पढ़ के आए हैं, तो बाहर की कंट्रीज़ की स्किन कैसे डिफरेंट है? There is a lot of difference in between Indian skin and यूरोपियन स्किन. बिकॉज यहाँ पर हमारे इंडियन स्किन जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से डिफरेंट होती है. और क्योंकि हॉट क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो डैट मीन्स जो हमारी स्किन है वो मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. और मेलानिन प्रोडक्शन ज़रूरी होता है हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो हमें काफ़ी सारी चीज़ों से बचाता है. यूवी रेज से बचाता है, एक्सपोजर से बचाता है, प्लस कैंसर से बचाता है. लेकिन उसकी वजह से हमारी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है. अच्छा. और इसलिए हमारी स्किन जो है टाइप 4 टू टाइप 6 में आती है. डैट इज़ ब्राउन टू मॉडरेट ब्राउन की रेंज में हमारी स्किन आती है एज कंपैरेटिवली टू द यूरोपियन स्किन. क्योंकि वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है तो मेलानिन प्रोडक्शन कम होता है एंड प्लस उनकी स्किन ड्राई होती है ड्यू टू द जो कोल्ड वेदर. सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द स्किन. अच्छा, तो दैट्स वाई हमारी स्किन थोड़ी डार्कर होती है. या हमारी डार्कर टोन में होती है, ब्राउन स्किन यू कैन से. तो हमारी सन प्रोटेक्शन भी मेलानिन से होती है जो आपने बताया. तो डू वी हैव लेसर चांस कि हमें स्किन कैंसर हो? या वी डू हैव, बिकॉज हमारी जो स्किन की जो मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से हमारी स्किन जो है सेफ हो जाती है, सेफर साइड पे हो जाती है और यूवी रेज से हमें प्रोटेक्शन देती है. अच्छा. या तो सनस्क्रीन लगाने की इम्पोर्टेंस हमें भी है या फिर ऐसा कुछ वी कैन स्किप इट? हमें भी है सनस्क्रीन लगाने के लिए, क्योंकि उससे तो एक्सपोजर तो हो ही रहा है यूवी रेज से, और उस वजह से एजिंग बहुत जल्दी होती है यूवी रेज से. सो एजिंग को रोकने के लिए हमें जो है, और बाकी सारे और पॉल्यूटेंट से रोकने के लिए हमें एक थिन लेयर अपनी स्किन पे हमेशा लगा के रखनी चाहिए. डैट इज़ सनस्क्रीन, जो कि मैं रिकमेंड करूँगी कि मिनिमम जो इंडियन स्किन के लिए SPF 30+ जो है सनस्क्रीन यूवी प्रोटेक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन हमें लगानी चाहिए. बट मैम, पुराने ज़माने में लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते थे. इट्स अ ट्रेंड राइट नाउ. तो क्या ऐसा कुछ डिफरेंस आया है या फिर उस टाइम यूज़ नहीं करते थे तो पहले की स्किन ख़राब होती थी? एक्चुअली उस टाइम पे क्या ना, हमारी जो लाइक फूड जो हम लोग लेते थे वो इतना ज़्यादा प्योर फूड था, हमारी फूड हैबिट्स प्योर थी, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था, एंड प्लस जो यूवी रेज इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर रही थी. क्योंकि आपको पता है कि हमारी ओजोन लेयर से, हमारी ओजोन लेयर जी प्रोटेक्शन है जो अर्थ के ऊपर होती है, अच्छा. वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गई है. उस वजह से जो स्ट्रॉन्ग यूवी रेज हैं वो जो हमारी अर्थ तक पहुँच रही हैं वो हमारी डैमेज कर रही हैं स्किन बहुत ज़्यादा.
ज़्यादा। एट दैट टाइम क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी थी, अब तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें जो भी है वो फैक्टर्स मिलके हमारी स्किन को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब या हमारा एनवायरनमेंट इतना चेंज हो चुका है कि राइट, अब हमें सनस्क्रीन लगाने की नीड है, यस, एंड हमें ये 3 to एक्स्ट्रा 4 प्रोटेक्शन आवर्स की में नीड है। रीअप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट भी सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी अगर हम लगाते हैं, प्रोटेक्शन लगाते हैं, वो सिर्फ 3 आवर्स तक ही वर्क करता है। तो अच्छा, इसलिए हमें री एप्लीकेशन हमें करनी चाहिए, उसकी आफ्टर एवरी 3 आवर्स हमें री अप्लाई करना चाहिए। ओके, या ठीक है। मैम, आजकल ना मैं सोशल मीडिया पे बहुत देख रही हूँ कि सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल के हमें बता रहे हैं कि हमें अपने स्किन और हेयर के साथ करना क्या चाहिए, या और हर चीज़ का नया ट्रेंड आता है हर महीने। या बट क्या हमें वो ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए जो चल रहे हैं अभी? एक्चुअली क्या, सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं, और क्या हो गया है कि वो सारी गूगल की और चैट जीपीटी की नॉलेज है, अच्छा, और उसमें काफ़ी सारे जितने वीडियोस मैं भी देखती हूँ, क्योंकि एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें उन लोगों की, तो वो कुछ भी जैसे रिकमेंड करते हैं, तो हम लोग अपनी स्किन टाइप्स को नहीं जानते, ओके, बिकॉज मेजरली जो लोग हैं उनको अपनी स्किन टाइप्स ही नहीं पता है, तो वो एक ओके, रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, एग्जैक्टली। और उस वजह से उसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, तो या मतलब जैसे हमें बताया जाता है कि एक आइडियल स्किन केयर रूटीन जो मैं इंस्टाग्राम रील से सीख रही हूँ कि यू या फेस वॉश करो, देन मॉइस्चराइज करो, देन या सीरम में भी, देन सनस्क्रीन। या बट एज एन एक्सपर्ट, आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल स्किन केयर रूटीन कैसा होता है? आइडियल स्किन केयर रूटीन में प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, मीन्स हमें पूरे प्रॉपर स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो क्लेंस करना, हमें अपनी स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग ही अपने स्किन को क्लेंस करना है। लाइक जैसे इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन, देन आपको जो है जेल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपके ऑयल का कंट्रोल हो। आफ्टर क्लेंजर आपको जो है, उसके बाद आपको जो है लाइक टोनर यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका एक पीएच बैलेंस बना रहे अपनी स्किन का। अच्छा, तो टोनर से पीएच बैलेंस पीएच होता है? बैलेंस मेंटेन होता है। ओके, एंड सेकंड, थर्डली आपको फिर उसके बाद मॉइस्चराइज करना चाहिए, और ओके, मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन होना चाहिए। इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन, तो मॉइस्चराइज जो है वो आपका जो है क्रीम बेस्ड होना चाहिए। इफ़ यू हैव अ ओके, ऑयली स्किन, दैन इट शुड बी अ जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड। अच्छा, या सो ओके, वो हम लोग क्या करते हैं कि स्किन पता नहीं होता मॉइस्चराइज़र कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा यूज़ करना है, तो लोग रॉन्गली सेलेक्ट कर लेते हैं ओके, वीडियोस देखकर, तो उस वजह से उसका जो है एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। एंड देन उसके बाद आपको अपने स्किन पे सेरम्स, जो सेरम्स आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो सेरम्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को। अच्छा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हम सेरम्स यूज़ करेंगे जिसमें कि हाइलुरोनिक एसिड सेरम है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है बहुत अच्छे ओके, से। विटामिन सी सीरम है जो कि ब्राइटनिंग इफेक्ट देती है आपकी स्किन को। ओके, एंड इफ़ यू हैव अ एक्ने प्रोन स्किन, तो नियोसिनामाइड स्किन है जो कि पिगमेंटेशन एंड एक्ने में यूज़ होता है, जो कि ऑयल कंट्रोल करता है प्लस पिगमेंटेशन को क्लियर करता है। तो उसको भी आपको कैसे मॉर्निंग में यूज़ करना है या इवनिंग में यूज़ करना है, वो पूरा रिजीम है। तो इसलिए बेटर होता है कि आप किसी एक्सपर्ट की से कंसल्ट कर लें बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर स्किन। आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि या क्या है, इन्फ्लुएंसर्स आर सेलिंग द ब्रांड्स, या उनको कलाब आया, दे आर सेलिंग द या ब्रांड, एंड वी राइट आर ब्लाइंडली फॉलोइंग इट या कि ये सीरम लगा लेते हैं, ये या फॉलो वेरी कर ट्रू, लेते हैं। वेरी ट्रू। बट अगर एक्सपर्ट्स बताएंगे, आप जैसे एक्सपर्ट्स जैसे हमें या बता रहे हैं, तो वो चीज़ सही तरीके हम यूज़ कर सके, एंड या दैट इज़ पॉसिबल कि हम आपसे एक बार कंसल्ट करें, हमारी राइट, स्किन टेक्सचर क्या है, वो बहुत हमें क्या ज़रूरी है। ज़रूरत है, क्या जी नहीं है, एंड जी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जी क्योंकि मैं खुद फेस करती हूँ ये चीज़ कि एक्ने इज़ अ वेरी मेजर इशू इन आवर राइट कंट्री, राइट स्पेशली टीनेजर्स एंड हाँ यंग एडल्ट्स में एक्ने बहुत बड़ा इशू है। हाँ तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के एक्ने भी होते हैं? हाँ, एक्नेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करें कि नॉर्मल एक वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम सभी को होती है, जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली एंड ड्राई की स्किन हो या नॉर्मल और ऑयली। सो उसमें हमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो क्लेंजिंग रूटीन है वो हमें अच्छा करना चाहिए, जिससे कि अगर हम टाइमली अगर ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स को कंट्रोल कर लें, तो बाकी बाद में जाके वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता उसके अंदर। अच्छा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है, फिर नोड्यूल्स बन जाते हैं, सिस्टिक एक्नेस बन जाते हैं, कि जो हमारी डीपर लेयर्स तक फॉर्म हो जाते हैं, फिर उनको हील करने में टाइम भी लगता है, फिर वो बहुत सारी स्कारिंग भी छोड़ जाते हैं। तो फिर एग्जैक्टली। उसकी अलग से हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है विद गैजेट्स, तो जो स्कार्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। सो हमें सबसे पहले अगर हम उसको वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स में ही अगर हम उसको प्रॉपरली ठीक कर लें, तो वो बेटर कंडीशन आगे तक पहुंचेगी नहीं। अच्छा, मतलब सो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बन जाते हैं एक्ने?
ये हाँ, मुझे नहीं पता क्या था। होता है कि जैसे हमारा ऑयली स्किन, क्योंकि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है हमारी ठीक इंडिया है। में, सो हमारी जो ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ऑयल बहुत सिक्रीट होता है। सो ओके, ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होगा और फिर वो पोर्स क्लॉग्ड हो जाएंगे। और ओके, अगर हमने उसको अपना स्किन केयर रिजीम फॉलो नहीं किया तो वो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि फिर वो एक्नेज में फॉर्म हो जाता है, जिसमें पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, अच्छा, आगे जाके और वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। सो हमें सबसे पहले एक्ने प्रोन स्किन के लिए हमें अपना स्किन केयर करना चाहिए सबसे, तो जिसमें कि क्लेंजर तो आ ही गया। क्लेंजर जैसे मैंने आपको गाइड किया कि इट शुड बी अ जेल बेस्ड क्लेंजर, वो ओके, क्रीम बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे तो और आपकी ऑयल ग्लैंड्स और ऑयल आपके फेस पे आ जाएगा। एंड ओके, प्लस अगर एक्ने है तो आपको अपने स्कैल्प का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्कैल्प डर्टी है और डैंड्रफ है स्कैल्प में, और अगर आप रेगुलर वॉश नहीं करते हो, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक वॉश नहीं करते हो, तो आपका फेस ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि जो स्कैल्प से डस्ट है वो आपके फेस पे डिपॉजिट हो जाएगी। अच्छा, सो आपको स्कैल्प को भी ट्रीटेड करना है कि उसको भी प्रॉपरली ध्यान रखना है, एंड प्लस फेस का भी। उसमें एक्सफोलिएशन आपको वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक ज़रूर करनी चाहिए। सैलिसाइक्लिक एसिड बेस्ड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड आपको एक्सफोलिएंट्स जो है आपको यूज़ करने चाहिए, जिससे कि वो आपकी जो एक्स्ट्रा जो लेयर होती है, डर्टी स्किन होती है फेस पे सुपरफिशियल, वो उसको रिमूव करेगा, जिस अच्छा, वजह से वो आपके जो पोर्स है उसमें ब्लॉक जो होने से बचेगी, जो अच्छा, डेड स्किन जो हमारी होती है। और एक्स्ट्रा फोलिएशन करने के बाद आपको स्किन को ऑब्वियसली कि क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र, ये तीनों चीज़ें तो आपको करनी ही करनी चाहिए। ओके, और मॉइस्चराइज़र एक्ने बेस्ड स्किन में आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मतलब एक्ने में वाटर हाँ, बेस्ड होना वाटर चाहिए? बेस्ड, क्योंकि हमें ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल तो देना ही नहीं है ना स्किन को, ऑयल तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओके, प्रोड्यूस हो रहा है। सो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर शुड बी, एंड ऑफ कोर्स लास्टली जो आपको SPF 30+ जो है वो आपको लगाना है। अच्छा, किसी की स्किन अगर ड्राई हो और बहुत ज़्यादा एक्ने भी आ रहे हो, तो क्या करना चाहिए? और ड्राई स्किन में एक्ने नहीं होते, मेजरली वो स्किन कॉम्बिनेशन में होगी फिर। अच्छा, उसका कुछ जोन, T जोन ऑयली होगा एंड सम पार्ट्स आर ड्राई, सो उसमें हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अच्छा, उसमें जहाँ ड्राई एरियाज है वहाँ ड्राई स्किन की तरह जो हमें हाइड्रेट करके चलना है वो चलना है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मॉइस्चराइज़र आपका जो 3 स्टेप है, क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र के बाद आपको सीरम से अप्लाई करना चाहिए। और अगर ड्राई स्किन है तो हियालुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स जो है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, विटामिन C जो आपको ब्राइटनिंग देती है। एंड देन अगर जो एक्ने जो T जोन है, T जोन में हमें एक्सफोलिएंट्स यूज़ करने चाहिए, जो कि आपकी एक्स्ट्रा डेड स्किन को रिमूव करेंगे एंड ऑयल ग्लैंड्स को जो ओवर एक्टिव हो जाते हैं उनको कंट्रोल करेंगे। प्लस उसी एरिया में सैलिसाइक्लिक एसिड बेस्ड एक्सफोलिएंट्स यूज़ करने चाहिए ओके, ऑन आवर T जोन एरिया। एंड मॉइस्चराइज भी हमें T जोन में एक्ने बेस्ड मॉइस्चराइजर मींस वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स हाँ, साइंस बन चुकी है। यस, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्बिनेशन स्किन को उसी तरीके से अगर हम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है। हाँ। अब कई ट्रीटमेंट्स जो इन प्रोडक्ट से ठीक नहीं हो रहा है एक्ने, तो क्या फिर कोई उन्हें ट्रीटमेंट आता है इसका? डर्मेटोलॉजिस्ट का उनको आना चाहिए, उनको कंसल्ट करना कैसे चाहिए, ट्रीटमेंट होते क्योंकि हैं? फिर उसके बाद हमारे पास एस्थेटिक काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि अगर हम खुद, हमारा इतना स्केड्यूल ऐसे है कि हम खुद से अपने स्किन केयर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो फिर हम उनको गैजेट्स के थ्रू, हमारे पास मशीन्स होती हैं उनके थ्रू, और प्लस हम उसमें सेरम्स होते हैं कि हम उनको पेनिट्रेट कर सकते हैं स्किन पे थ्रू द गैजेट्स, तो वो हम ओके, आपकी स्किन क्लीन करते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं। अगर आपके एक्नेज बहुत डीप चले गए हैं, ओके, नोड्यूल्स में कन्वर्ट, सिस्टिक एक्नेज हो गए, फॉलिकुलाइटिस हो गई है, तो फिर हम उसको फिर ट्रीटमेंट के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग उसको घर पे नहीं कर सकते। क्या होता है कि टीनेजर्स क्या करते हैं, जैसे एक्ने आता है उसको प्रिक करना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो बहुत ही गलत प्रोसेस है, क्योंकि उससे आपको स्कारिंग हो जाती है, और स्कारिंग, फिर स्कार्स को रिमूव करना थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, बेटर नॉट टू डू दैट। आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें और उसको फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक करवा लें। बट अगर ऐसा हुआ कि कल मेरा कोई इवेंट और मेरा एक हाँ, पिंपल आ गया, तब? उसके लिए, हाँ, उसके लिए भी आपको फिर हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जिससे कि हम आपकी स्किन को इंस्टेंट, जैसे ग्लो होता है ना कि इंस्टेंट पार्टी में ग्लो अगर आपको लाना है, एक दिन पहले अगर कहीं जाना है, तो वो फिर ग्लो, आपको बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें आपको हम पील्स होती हैं, ग्लो पील्स होती हैं उसमें, अच्छा, वो हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास काफ़ी सारे लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें लेज़र फोटो फेशियल्स होते हैं कि जो इंस्टेंट ग्लो देते हैं। कि ओके, नॉर्मली लोग क्या आते हैं, सलून में जाके फेशियल्स करा लेते हैं, लेकिन
लेकिन जो फेशियल्स का ग्लो रहता है ओनली फॉर 3 डेज़ तक ही रहता है, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखोगे वो 3 डेज़ के बाद आपकी स्किन फिर वैसे ही पोजीशन में पहुंच जाती है. सो बेटर टू गो फॉर मेडी फेशियल्स. मेडी फेशियल्स आपकी जो रूट कॉज को रिमूव करता है. अच्छा. Like if you have a pigmentation, it's better to cure that rather than covering it. So हम उसको रूट कॉज को क्योर Okay. करते हैं, साथ साथ में आपकी स्किन जो है नेचुरली क्लीन होती चली जाती है. ओके. नेचुरली विदाउट मेकअप अच्छी लगती है. ओके. और एक और चीज़ जो की जाती है कि पिंपल पैच लगा लेते हैं. इज इट लाइक गुड टू गो? अब पिंपल पे पैच जो लगाते हैं, लाइक पैचेस देखिए, एक तो बहुत तरह के पैचेस आ रहे हैं. या तो उसको कवर अप कर लेते हैं हम लोग, मेकअप से कवर कर लेते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर आपका एक्टिव एक्ने है, क्योंकि वो और वर्स्ट कर देगा. अच्छा. बेटर है कि हम उसको ट्रीट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अच्छा. Yeah. एंड व्हाट कैन वी डू फॉर पिगमेंटेशन देन? पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखोगे जितने भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों को पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है. और दूसरा क्या होता है कि जिनका एक्सपोजर आपके 12 to 3 PM के बीच में, 12 से 3 के बीच में जो लोग बाहर ज़्यादा निकलते हैं, हाँ. उस टाइम पे आपका अगर ज़्यादा है एक्सपोजर है तो आपको पिगमेंटेशन का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं. और अगर आप स्किन प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे थ्रू आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो भी सनस्क्रीन भी नहीं लगा रहे हो, तो पिगमेंटेशन होती ही होती है. और दूसरा इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं. अगर मिलाजमा पिगमेंटेशन को लिए तो बहुत ही सारे, अपार्ट फ्रॉम द सन एक्सपोजर, हार्मोनल चेंजेस इन बॉडी. फीमेल में तो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ होते ही रहते हैं, अच्छा. तो वो भी एक रूट कॉज होता है. अच्छा. तो उसमें हमें देखिए, अगर आप पर्सनली अगर आप अपना टेक केयर करते हो तो वो पोजीशन वर्स्ट होने से बच जाती है. कोई भी चीज़ सुपरफिशियल होती है वो जल्दी हील हो जाती है. अगर वो डीप में आपकी डीप लेयर्स तक चली जाएगी तो वो फिर करने में, ठीक करने में काफ़ी टाइम लगता है. तो उसमें आप पर्सनल अगर आप उसको टेक केयर करते हो, जैसे कि आप उसमें जो आपका क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र एंड टोनर के बाद जो आपको सिरम्स हैं, पर्टिकुलरली आपको सिरम ज़रूर लगाने चाहिए. सिरम्स में होता है कि डे केयर सिरम एंड नाइट केयर सिरम डिफरेंट होते हैं. अच्छा. डे केयर में अगर आपकी पिगमेंटेशन मिलाजमा प्रॉन स्किन है, देन यू कैन यूज़ विटामिन सी, जो कि आपको ब्राइटनिंग देता है. लिकोरिस Okay. बेस्ड, आजकल लिकोरिस आपने सुना होगा, कोरियन हाँ, बेस्ड प्रोडक्ट्स हाँ. बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि ये जो लिकोरिस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी ब्राइटनिंग देते हैं आपकी स्किन को. तो Okay. डे टाइम में आप वो यूज़ कीजिए, और नाइट टाइम में आपको नियोसिनामाइड हाइपर पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा वर्क करता है. प्लस ऑयली Okay. स्किन पे भी ऑयल को कंट्रोल करता है, तो ये हम दोनों उसमें यूज़ कर सकते हैं. नियोसिनामाइड के साथ हम लोग उसको एडिशन में ऐड ऑन करके हम हाइलुरोनिक एसिड, जो कि डिहाइड्रेटेड होने से बचाता है हमारी स्किन को. Okay. पिगमेंटेशन में हमारी स्किन बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, अच्छा. तो वो उसको हाइड्रेशन देता है. तो ये कॉम्बिनेशन में डे और नाइट आप लगाइए. कई लोगों को ये नहीं पता होता, वो रात के वक्त कौन सा सीरम लगाना है वो दिन में लगा लेते हैं, ये जैसे कि यूट्यूब और उस पर देखकर. हाँ, हाँ. तो वो पता नहीं होता, तो वो उसमें अच्छा होने की बजाय ख़राब और हो जाता है. ओके. या तो मैम, जैसे आपने अभी बताया कि कोरियन स्किन केयर, हाँ. इट्स ऑल्सो अनदर ट्रेंड अभी हाँ. कि कोरियन स्किन केयर इतनी ज़्यादा ब्लास्ट हो चुकी है इस टाइम कि हर हाँ. किसी को करना है. कोरियन ग्लास स्किन सबको चाहिए. या बट एज इंडियंस हमें कोरियन स्किन केयर यूज़ करना चाहिए. हाँ, कोरियन स्किन केयर हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर आप देखोगे केमिकल बेस्ड ज़्यादा नहीं है, उनके सारे राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. क्योंकि लिकोरिस, जैसे Okay. मैंने आपको बताया, उसमें काफ़ी अच्छे उसमें कंटेंट्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं और ग्लास इफेक्ट देते हैं. ओके. सो अगर हम वो यूसेज करते हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर स्किन. ओके. या ठीक है. एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो ऑडियंस को सुन के बहुत मज़ा आएगा कि क्या एजिंग रिवर्सिबल है? एजिंग रिवर्सिबल तो नहीं, हाँ, लेकिन हम काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं और डिले कर सकते हैं. और अगर आप प्रॉपर अपना स्किन केयर करते हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट्स भी करते हो, इसमें आपको देखिए, अगर आप 30+ हो तो आप अपने स्किन केयर से ही ठीक कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. अच्छा. लेकिन अगर आप 40+ एंड 50+ हैं तो फिर आपको जो है एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की भी अच्छा. ज़रूरत पड़ेगी साथ में, क्योंकि बहुत सारे आजकल ऐसी टेक्निक्स आगे, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, जो आपकी सैगिंग स्किन को ठीक करते हैं, थ्रेड लिफ्ट्स हैं जो इंस्टेंट आपको टाइटनिंग दे देते हैं, जो कि हाँ. परसिस्ट करती है 2 to 5 ईयर्स तक. तो एजिंग को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. अच्छा. और यंग लग सकते हैं. जैसे बॉलीवुड में देखा है, काफ़ी सारी हीरोइंस है 70+ भी यंग लगती हैं, हाँ. है ना. तो वो लास्ट प्रोसीजर तो सर्जरी के थ्रू भी है, बट उससे पहले नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से भी आप कंट्रोल कर सकते हो.
अच्छा, या तो हमारे 20s या 30s में अपनी स्किन को यंगर रहे, ऐसा क्या हाँ। कर सकते हैं हम अपने 20s या 30s में? सबसे पहले तो जो फ़ोन यूसेज है उसको कम करिए। जो यंगस्टर्स है इतना ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, अच्छा, उस वजह से उनका देखिए, हम सोचते हैं कि हमारी स्किन टैन हो रही है बाहर जाने से, वो आपका फ़ोन देखने से भी हो रही है ओके, ना? फोटो लाइट टैनिंग हो रही है क्योंकि उसकी स्क्रीन की जो आपकी जो ब्राइटनेस है, उस वजह से भी हमारी स्किन जो है डिहाइड्रेट हो रही है, हमारी स्किन जो है ओके, डीनरिश्ड हो रही है, और प्लस टैन भी हो रही है। तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है। उसको थोड़ा फ़ोन को बीच में आप गैप देकर देखिए, ज़्यादा लंबे टाइम तक ना देखिए। सेकेंडली आपको रिजीम ज़रूर फॉलो कीजिए, क्लेंजिंग का, टोनिंग का एंड मॉइस्चराइजिंग का, और SPF ज़रूर लगा के, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। जितने भी यंगस्टर्स हैं, बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड होता है, वो अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते। 25 की एज तक तो चलिए ठीक है, स्किन अपने आप को रिजुविनेट कर रही है, लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स आपको एक रिजीम फॉलो करना चाहिए क्योंकि एजिंग शुरू हो जाती है 25 के अच्छा, बाद से, और वो स्किन फिर ख़राब होना शुरू होती है अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। और क्योंकि हर 21 डेज़ में हमारी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो डेड हो जाती है और उसकी जगह नई लेयर आ जाती है। अच्छा, अब वो डेड लेयर को हमें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हैं स्किन को, तो वो डेड स्किन आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगी, डिपॉजिट हो जाएगी फेस के ऊपर ही। वो आपके एक्नेज में, ब्लैक हेड्स में, वाइट हेड्स में, पिगमेंटेशन में, उसकी वजह से होने शुरू हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप एक्सफोलिएट करें वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक। जैसे मैंने बताया, सैलिसाइक्लिक एसिड बेस्ड एक्सफोलिएंट्स हैं, आपके ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड एक्सफोलिएंट्स हैं, वो यूज़ करिए। लिकोरिस बेस्ड एक्सफोलिएंट्स हैं, वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक वो ज़रूर करने चाहिए यंगस्टर्स को। अच्छा, और रात को भी अपनी स्किन का तीनों जो स्टेप्स है वो फॉलो करके ही सोना चाहिए। और ओके, सिरम्स भी ज़रूर लगाएं, विटामिन C सिरम ज़रूर लगाएं जितने भी यंगस्टर्स हैं। ओके। मुझे या एक्सफोलिएशन की इम्पोर्टेंस आज समझ आई है, टू बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट। या मतलब मुझे नहीं लगता था कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे स्किन केयर या का। एंड इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि ये फ़ोन यूज़ करने से हमारी स्किन या इतनी चेंज हो रही है। हम या ऐसे बोलते रहते हैं मेरे एक्ने आ रहा है, मेरे ये हो रहा है, जी बट माइट बी कि हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उस वजह से हो रहा है। जी जी दैट वाज समथिंग न्यू जो मैंने सीखा। डिहाइड्रेटेड भी बहुत हो रही है, और पानी भी ज़्यादा नहीं पी रहे यंगस्टर्स, हाँ, तो ये पानी तो पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन ईटिंग। जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोमोज बहुत खाते हैं, हाँ, इट्स बेटर कि पानी पीजिए और फ्रूट्स खाइए। अच्छा। तो ये या ऑयली खाना खाने से भी होता है? हाँ, ऑयली तो देखो, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप खाओगे, वंस इन 15 डेज़ में खाते हो, देन इट्स ओके कि बॉडी डिटॉक्सिफाई कर ओके, लेती है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो तो डेफिनेटली वो आपका और ज़्यादा ब्लड प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होंगी अच्छा, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ओके। तो यस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर को लेके, इसलिए मैं सर पे आना जी चाहूँगी कि एक बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन डिबेट है हमारी कि इधर शेव, वैक्स और लेज़र। तो इन तीनों में से बेस्ट टू वर्स्ट बताइए कि क्या होना चाहिए फॉर हेयर रिमूवल? अगर हम हेयर रिडक्शन की बात करें तो आई थिंक लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज शेविंग और वैक्सिंग में क्या है वो आपको रेगुलर बेसिस पे रेकरिंग है, करानी हाँ। पड़ती है। बट अगर हम लेज़र की बात करें तो अगर आपको एक बार डिज़ायर्ड रिजल्ट आ गया तो आप उसको फिर साल 6 महीने में एक बार मेंटेनेंस थेरेपी लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट दिखते हैं और आपकी अच्छा, स्किन भी काफ़ी स्मूथ होती है और फ्लॉलेस दिखती है। बट कुछ लोग कहते हैं कि लेज़र इज़ नॉट परमानेंट। Yeah, that's what I said. Laser hair reduction is not removal. अच्छा, So we have to focus on the term. तो अच्छा, ये परमानेंट नहीं होता है, बट अगर हम इसकी मेंटेनेंस थेरेपी लेते रहें तो लॉन्ग टर्म हमें इसमें रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। तो यू मीन टू से कि अगर किसी को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो दे कैन गो फॉर लेज़र, या ठीक है। डेफिनेटली बट अगर किसी को नहीं चूज़ करना लेज़र, शेव या वैक्स, इन दोनों में से क्या करना चाहिए? आई थिंक उसके लिए मैम ज़्यादा राइट अच्छा, पर्सन है ये इसमें आंसर करने देखिए, के मैं लिए। ये गाइड करना चाहूँगी यंगस्टर्स को, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम बार बार जाके वैक्सिंग करें। सो एग्जैक्टली, बच्चे या तो रेज़र बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, या फिर क्रीम्स हैं हेयर रिमूवल के लिए, वो हाँ, यूज़ कर लेते हैं। हाँ, अब जो क्रीम्स हैं वो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उससे क्या पिगमेंटेशन हो जाती है। अंडर आर्म्स पे अगर आप क्रीम्स यूज़ कर रहे हो, आपका वो एरिया डार्कन हो जाएगा, है ना। ओके, और फिर वो जो प्रोडक्ट बेस्ड जो पिगमेंटेशन होती है उसको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इट्स ओके, बेटर कि रेज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो रेज़र जो है 1 ही दिन या 2 दिन में ही आपके फिर से ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, बेटर है कि लेज़र के लिए जाएं। लेज़र में
आपको जो सिटिंग्स हैं विद इन 6 to 7 सिटिंग्स आपके हेयर रिडक्शन, जैसे डॉक्टर कुणाल ने आपको अभी गाइड किया, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में आपका ये नहीं है कि पूरे बाल, आपके जो बाल इतने ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं, एक रोएं जैसी ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि अच्छा। विजिबल नहीं होता। तो वो लेज़र से आपके बाल बिल्कुल रोए जैसे हो जाते हैं। सो उसमें आपको आई थिंक वो विजिबल होते ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम देते नहीं है। तो ओके। वैक्सिंग और रेज़र से मच बेटर है लेज़र, जो कि आपको 6 to 7 सिटिंग्स में ही आपके बाल टोटली पूरे ख़त्म हो जाते हैं, और आपको बार बार हर 15 दिन में वैक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। बट Yeah. कुछ लोग कहते हैं कि रेजर से स्ट्रॉबेरी स्किन आती है या फिर बाल हार्ड आते हैं, तो इज इट Yeah, अ मिथ और अ that's it. फैक्ट? नहीं, वो बाल हार्ड क्या होता है कि वो बार बार, क्योंकि ग्रोथ बार बार आ रही है, और थोड़े हार्ड तो हो ही जाते हैं बाल, है ना। टेक्सचर उनका थोड़ा सा रफ और हार्ड हो जाता है, और स्किन भी ड्राई हो जाती है अगर हम रेज़र यूज़ करते हैं बार बार। अच्छा। तो जो रेज़र यूज़ करता है उसके लिए तो लेज़र और भी ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि ओह। वो कुछ स्टार्टिंग की सिटिंग्स में हमें रेज़र ही यूज़ करना होता है, क्योंकि हम वैक्स नहीं कर सकते अगर आप लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जाते हैं तो। अच्छा। तो 7-8 सेटिंग्स में यंगस्टर्स को इसी के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो नई ग्रोथ आ सकती है, लेकिन जो पुरानी ख़त्म हो गई है वो नहीं आएगी। तो नई ग्रोथ के लिए अगेन ओके। वो कुछ सेटिंग्स ले लेगी, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, और हाँ। फेस पे रेजर यूज करना सही है? फेस पे रेज़र यूज़ करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि अपनी पर्सनल चॉइस है, बट हाँ ये कि ग्रोथ थोड़ी सी हार्ड तो होती है। ओके। हाँ, इट्स बेटर कि आप लेज़र करा लो तो सबसे ज़्यादा बेटर। वैक्स पे ठीक मत है। जाइए फेस के लिए, क्योंकि वैक्स करने से स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्किन लूज़ हो जाती है, ओके। पील ऑफ होती है, बार बार पीलिंग की वजह से वहाँ उस एरिया में वो ड्राई होती है और पिगमेंटेशन हो जाता है, अच्छा। या और ओके। स्किन ख़राब होती है। इसलिए बेटर है कि आप लेज़र कराइए रादर देन गोइंग फॉर वैक्स एंड ऑल अदर थिंग्स। ओके। या तो सिंस क्लिनिक जेन नेक्स्ट की एक्सपर्टीज़ हेयर में बहुत ज़्यादा है, एंड मैंने बहुत आपकी सर्विसेज देखी हैं हेयर को लेके, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या बॉल्डिंग यानी कि गंजा जो हो जाते हैं हम, वो रिवर्सिबल होती है? देखिए, गंजापन आजकल देखा गया है काफ़ी यंगस्टर में काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, और अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये रिवर्सिबल नहीं है। अगर जहाँ जिस एरिया में बाल उड़ चुके हैं और जो बिल्कुल प्लेन हो चुका है वहाँ पे बाल आना मुश्किल है, तो वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता अच्छा। है। जी। तो आपने कहा कि यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा जी। बॉल्डिंग जल्दी हो रही है, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो जेनेटिक फैक्टर है, और इसके साथ साथ आजकल स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है यंगस्टर्स में, उनको कैरियर को लेके और काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, प्लस पॉल्यूशन है, डाइटरी हैबिट्स हैं, तो ये सारे फैक्टर मिलके आजकल देखा गया कि काफ़ी यंग बच्चे जो कि बहुत जल्दी बॉल्ड हो रहे हैं। अच्छा, तो हम बच्चों की जो बॉल्डिंग है, क्या इसको हम रोक सकते हैं सही टाइम पे? जी, अगर ठीक समय पे इंटरवेंशन की जाए और मेडिकेशन किया जाए तो हम इसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। मेडिकेशन से? जी। और शैम्पू वगैरह से भी क्या बॉल्डिंग रुकती है? शैम्पू में आजकल काफ़ी सारे शैम्पूज आ गए हैं जो कि सल्फेट फ्री हैं, और उनमें एडेड बायोटिन जो कि एक तरह का विटामिन है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, तो वो यूज़ करने से कुछ हद तक हेल्प मिलती है। अच्छा, मिलती है? जी। क्योंकि मुझे लगता था कि शैम्पू तो यूजलेस है। नहीं, शैम्पू यूज़लेस नहीं है। इनफैक्ट शैम्पू जैसे हम अपना डेली बाथ लेते हैं और अपना हाँ। सोप यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें डेली अपना हेड वॉश भी करना चाहिए, क्योंकि हम डेली बाहर जाते हैं और बालों में क्या है कि डर्ट वगैरह ठीक है। अट्रैक्ट होता है, तो उसकी वजह से पोर ब्लॉक हो जाते हैं और डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, उसकी वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें डेली हेड वॉश करना चाहिए अच्छा, ताकि हमारा हेड जो है क्लीन रहे और डैंड्रफ की समस्या ना हो। बट उससे बाल ड्राई नहीं हो जाएंगे अगर मैं अपने रोज़ वॉश करूँ तो? इसीलिए मैंने बताया ना कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करिए, उसके आपके ड्राइनेस नहीं होगी। अच्छा। उसके बाद आप सीरम्स भी लगा सकते हैं जिससे नरिशमेंट आपके बालों को मिलता रहेगा। अच्छा, तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना भी पड़ जाए, ऐसी नौबत आए कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है, तो क्या उसकी कोई राइट एज है, क्या राइट टाइम है कि अब कराना चाहिए और इससे पहले नहीं कराना चाहिए? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट आजकल काफ़ी रैंडमली होने लग गया है विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। तो अच्छा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू चूज़ द राइट पेशेंट। अच्छा। हमें ये देखना, काफ़ी सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे कि वो पेशेंट एलिजिबल है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए या नहीं है। ओके। काफ़ी सारे यंग पेशेंट आजकल इंसिस्ट करते हैं नहीं हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है, वो हाँ। ट्रेंड देख के यूट्यूब वगैरह पे। जबकि ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है, अगर प्रॉपर मेडिकेशन करें तो उनके बाल आ जाते हैं। ठीक है। सेकेंडली हमें देखना चाहिए कि डोनर कितना हेल्दी है।
अगर आपका डोनर हेल्दी नहीं है तो उस केस में हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फिर पेशेंट डिसैटिस्फाइड होता है और परेशान होता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर अगर हम देखेंगे तो हमें या लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं इसके अंदर, और पेशेंट भी सेटिस्फाई रहते हैं। अच्छा, तो क्या आपका परफेक्ट कैंडिडेट है जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए होना चाहिए? देखिए उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी मेडिकली फिट, है ना। जैसे अच्छा। कई बार पेशेंट जो है मेडिकली फिट नहीं होते हैं तो दे आर नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि कितना डोनर सफिशेंट है। लाइक देर आर स्टेजेस ऑफ बाल्डनेस, नॉर्वर्ड स्केल होता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि ग्रेड कौन सा है उसके अंदर। अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ग्रेड 7 है और डोनर एरिया हमारे पास बहुत कम है, तो उस केस के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्रेड बाल्डनिंग का ग्रेड कौन सा है और डोनर कितना हमारे पास सफिशिएंट है, उसी हिसाब से हमें राइट कैंडिडेट चूज़ करना पड़ता है। अच्छा, मतलब किसी को कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ हो गया या हम्म। थायराइड हो गया, जी। तो ऐसी बीमारियों में हमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए? नहीं, हम इसमें कर सकते हैं, बट इसके अंदर डायबिटीज़ एक तो कंट्रोल होनी चाहिए, और जो भी आपके अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है अगर वो कंट्रोल्ड हैं, सारे ब्लड पैरामीटर्स आपके कंट्रोल्ड हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दी हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट से पहले फिर आप ब्लड टेस्ट करते होगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करते जी होगे? डेफिनेटली, इसके अंदर काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपका पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता अच्छा। है, और आपका ये भी चेक किया जाता है कि आप HIV और या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रसित तो नहीं है। अगर आपका ब्लड रिपोर्ट ठीक होती है, सारे पैरामीटर विद इन नॉर्मल रेंज होते हैं, देन यू आर द राइट कैंडिडेट, यू कैन गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। मुझे नहीं पता था कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि कौन करा सकता है कौन नहीं। मुझे लगता था मेरे को जाके कराना तो आई कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम गए और हमारा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। हमें पहले पूरी स्क्रीनिंग करनी होती है, चेक करना होता है, हमारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और अगर हमारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल रेंज में आते हैं तो देन वी आर वी कैन गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अच्छा, ठीक है। तो आपने बताया कि एक डोनर चाहिए होता है, जी। तो हम अपना डोनर कैसे ढूंढें? जी, ये आप एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वही आपको एनालाइज करके बता पाएंगे कि आपका डोनर कितना हेल्दी है, वहाँ से कितने ग्राफ्ट आ सकते हैं। आप अपने आप से एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक डोनर का जोन होता है जिसको हम सेफ जोन बोलते हैं। आजकल देखा गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट रैंडमली कर देते हैं लोग और सेफ जोन के ऊपर नीचे से बाल लगा देते हैं, जो कि अच्छा। एक ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि जो सेफ जोन में से बाल लगाए गए होते हैं वही लॉन्ग टर्म सस्टेन करते हैं। अगर हम सेफ जोन के ऊपर या नीचे से बाल लगाएंगे, वो बाल लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेन नहीं कर पाएंगे और आपको अगेन बाल्डिंग की समस्या हो जाएगी। ओके ओके। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दी सेफ जोन, जो कि काफ़ी सारे क्लिनिक्स नहीं फॉलो करते हैं। अच्छा, तो जो डोनर बेसिकली मेरे ही बॉडी में से जो आप हेयर फॉलिकल जिसे जी कहेंगे जी शायद, जी जी तो आप वो निकाल के उससे जी, करते ये हैं? आप ही की बॉडी में से लगते हैं, अच्छा। और बैक ऑफ द हेड, जनरली बैक ऑफ द हेड से लिए जाते हैं। किसी किसी पेशेंट में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और डोनर हमारा इतना हेल्दी नहीं होता कि इतने सफिशिएंट ग्राफ्ट आ जाएं, तो हम कई बार बियर्ड से भी लेके हम बाल लगा देते हैं। तो मतलब आप एक एक बाल निकाल के दूसरी जगह प्लेस करते हैं? जी, ये जैसे मैंने बताया कि डोनर एरिया से हम सिंगल सिंगल हेयर फॉलिकल या ग्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल रूट्स होती हैं, वो निकालते हैं केयरफुली, और जहाँ पे आपका बाल्ड एरिया वहाँ पे उसको इम्प्लांट कर देते हैं, और विद इन 6 to 8 मंथ आपको जो है रिजल्ट मिल जाते हैं। दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। Yeah. मेरे को एक बार जानना है सर कि प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे हेयर ट्रांसप्लांट आप करते हैं? देखिए, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसकी कंसल्टेशन करते हैं, उसकी ठीक है। रिक्वायरमेंट, उसकी नीड को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर हम उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं हमारे पास और हमें लगता है कि हाँ ही इज़ गुड टू गो फॉर दी सर्जरी, फिर हम उसकी OT डे फाइनलाइज करते हैं। ठीक है। जब वो OT डे वाले दिन हमारे पास आता है तो उसके कुछ और टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है। जैसे हम जो हेयर ट्रांसप्लांट है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, तो ओके। किसी किसी लोगों में पाया गया कि वो लोकल एनेस्थीसिया से एलर्जिक होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हमने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। तो हम लोकल एनेस्थीसिया का टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट करने के बाद हमें लगता है कि पेशेंट ठीक है, उसके बाद हम उसकी OT कर देते हैं। ओके। और जी। फिर आप जैसे आपने बताया कि ग्राफ्ट या फिर आप फॉलिकल्स लेके एक पार्ट से दूसरी part जगह में। लगा रहे हैं? जी। ठीक है। तो क्या नॉन डॉक्टर्स भी, मतलब सपोज इंडिया ले लेते हैं हम एग्जांपल, तो जो डॉक्टर्स नहीं है, कोई कोर्स करके आए हैं, वो लोग भी आजकल हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं फिर?
काफ़ी सारी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं, बट ये एक मेडिकल फील्ड है, स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी पेशेंट है केयरफुली अपनी क्लिनिक चूज़ करे और एक अच्छा। क्वालिफाइड डॉक्टर से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए, नहीं तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस बाद में हो सकती हैं। कई लोग ना पहले कहते थे कि पैसा सेव करो बाल अगर ट्रांसप्लांट कराना है, बट आजकल आई थिंक ऐसा केस नहीं है। आजकल कॉस्टिंग थोड़ी कम हो चुकी है ट्रांसप्लांट की, ऐसा क्यों फिर? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी सारी क्लिनिक्स आ गई हैं जिसमें नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर नहीं बोलूँगा, क्रैक्स बोलूँगा, जो कि सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, उनका बस डे टारगेट होता है, उनका एक मोटिव होता है कि हमने डेली एक टारगेट करना है, विदाउट एनालाइजिंग द पेशेंट वेदर ही इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट और नॉट। उनके लिए पैसा ही सबसे बड़ी जो चीज़ है। तो वो आजकल बहुत ही सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि वो क्लिनिक उनका हेल्प नहीं कर रही, उनको नुकसान कर रही है। क्योंकि एक बार अगर आपका डोनर एरिया ख़राब हो गया और आपने बैड हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो वो लॉन्ग टर्म में फिर आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ओके। तो दिस तो इज़ ये माई चीज़ हमें देख एडवाइस, के करनी चाहिए। या दिस इज़ माई एडवाइस टू पेशेंट टू चूज़ क्लिनिक वेरी वाइजली। ओके। एंड प्लस वो प्रोटोकॉल्स भी फॉलो नहीं होते हैं सारे स्टरलाइजेशन के ना अच्छा। क्लिनिक्स में, क्योंकि वो नॉन मेडिकोज है तो उनको पता ही नहीं है कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। सो वो पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो उस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस ब्लड रहते बॉर्न हैं। इन्फेक्शन आपको हाँ, हो सकते हैं, तो ओके। जो कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल हाँ, चूजिंग द क्लिनिक। तो जिसमें हेपेटाइटिस HIV जो है सबसे मेजरली, तो इसी का सबसे ज़्यादा डर होता है। क्योंकि ये लोग जब हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो हम लोग हेपेटाइटिस और HIV पेशेंट्स का हम लोग करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो बिकॉज हाईली इन्फेक्शियस है कि वो दूसरे को हो सकता है ब्लड के थ्रू। तो ये अच्छा। क्लिनिक्स इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखते, उनको तो पैसा कमाना होता है, तो वो किसी का भी कर देते हैं, और वो सेम इंस्ट्रूमेंट से किसी दूसरे पेशेंट को भी यूज़ कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो उस पेशेंट को भी यही डिजीज़ जो है पास ऑन इनडायरेक्टली कर उनको पास ऑन हो जाएगी। तो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो इस दैट्स चीज़ को राइट। रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है? MCI है जो कि ये चीज़ देख रही है, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें अननोटिस चली जाती हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें मतलब हो रही हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि मोस्टली ना मेन कराते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट, जो जी। मैंने सुना है। क्या विमेन भी कराती हैं और करा सकती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी वीमेंस आती हैं जो कि बाल्डिंग की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, और उनको अच्छा। काफ़ी शादी में जो है दिक्कतें आती हैं। अच्छा। तो लेडीज़ में बाल्डनेस की काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर मेघा ने पहले बताया था, हार्मोनल चेंजेस एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद एलोपेशिया एरेटा एक प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हो जाता है। कुछ गाँव में जैसे देखा गया है कि काम करते बच्चों पे कुछ गिर जाता है, गर्म पानी या अच्छा। कुछ ऑयल गिर गया, तो वहाँ उस एरिया में बाल चले जाते हैं। तो फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको शादी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, और हम रेगुलर बेसिस पे उन बच्चों को स्क्रीन करके और उनका ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। और वो बाद में उनकी शादियां होती है, फिर वो हमारे पास आते हैं, खुश होते हैं। तो चलिए, ये हमें तो काफ़ी बहुत अच्छा अच्छा लगता लगा है। सुन के। जी। सर, कोई एज भी होती है कि यंग मतलब 20 साल से नीचे के बच्चे नहीं करा सकते हेयर ट्रांसप्लांट, ऐसा कुछ होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो चीज़ है कि आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए। हम्म। ट्रांसप्लांट की अगर रिक्वायरमेंट है तो 20 साल का बच्चा भी करा सकता है, और 70 साल का बुज़ुर्ग भी करा सकता है, अच्छा। प्रोवाइडेड वो मेडिकली फ़िट होने चाहिए। ओके। तो हमारे पास हर एज ग्रुप के पेशेंट आते हैं, और हम हर एज ग्रुप का जो है ट्रांसप्लांट करते हैं। बट क्या आप रेकमेंड करेंगे, जैसे 13 साल का बच्चा आ गया आपके पास, मेरे को करवाना है? नहीं, वो बच्चे देखिए, वो फिर वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। जैसे मैंने बताया, एंडोजेनिक एलोपेशिया में हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। एलोपेशिया एरेटा में जो होते हैं, आपके बाल पूरे चले जाते हैं बॉडी से। उन केसेस में हम लोग मेडिकेशन करते हैं, और कई बार मेडिकेशन अच्छा। से भी हेल्प नहीं मिलती है, तो वो पेशेंट जो हैं राइट कैंडिडेट नहीं होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा। ठीक है। मैंने ना सर एक केस सुना था विच वाज वेरी डेंजरस, कि एक इंसान की डेथ हुई है हेयर ट्रांसप्लांट कराने से। जी। तो क्या इतना रिस्की सर्जरी होती है ये? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, चूज़ योर क्लिनिक वाइसली, है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ था उस केस में कि ये लोकल एनेस्थीसिया में ये ट्रांसप्लांट होता है, और हमें एक लिमिटेड डोज देनी होती है। उस क्लिनिक में हुआ क्या, उन्होंने उस पेशेंट को ओवरडोज दे दी,
लोकल एनेस्थीसिया की, और वो पेशेंट डायबिटिक भी था। उन्होंने वो पैरामीटर उसके चेक नहीं किए अच्छा। और ओवरडोज होने की वजह से उसके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए एंड विद इन 3 डेज उस पेशेंट की डेथ हो गई है। तो इसलिए मैं बार बार जो एम्फोसाइज करता हूँ कि चूज़ योर क्लिनिक वेरी वाइसली, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है ना। बालों का तो है ही, आप सुंदर बनने गए, पता चले आपने बीमारियां ले ली, आपको कुछ ऐसी गॉड फॉरबिड आपकी डेथ हो गई, तो ये आपके पीछे से आपके काफ़ी सारे लोग सफ़र करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ योर क्लिनिक वाइसली। मतलब इट्स द सेम कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास अपनी हेल्थ के लिए भी जा रही हूँ तो मैं यही सोच के जाऊँगी कि अच्छे डॉक्टर के पास जाऊँ, जी। अच्छे हॉस्पिटल में जाऊँ, ताकि सही से मेरा ट्रीटमेंट हो। अगर मैं सर्जरी भी करा रही हूँ, इट्स लाइक मेरी बॉडी कट हो रही है जी। और किसी डॉक्टर के हाथ में भी जान है। द सेम वे हेयर ट्रांसप्लांट में भी यही चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी किसी के हाथों में है, जी, और वो गलत हो सकता है, इसमें भी रिस्की है बहुत ज़्यादा। रिस्की है, और अगर ध्यान से ना किया जाए तो ये कई बार फेटल भी हो सकता है। ओके जी। ओके सर, मैंने एक और थेरेपी सुनी है हेयर लॉस के लिए, विच इज़ कॉल्ड स्टेम सेल थेरेपी। जी। तो ये होता क्या और कितना इफेक्टिव है? स्टेम सेल थेरेपी एक तरह की थेरेपी है जिसके अंदर हम आपका जो है ब्लड लेते हैं, उसको मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके कुछ ब्लड के कंपोनेंट अलग करके और वो टॉपिकली आपको लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे ब्लड में कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड मीसेनकाइमल सेल होते हैं जो जिस जगह में लगाए जाते हैं वहाँ ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो एक्टिव हेयर फॉल है उसके अंदर अगर हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। स्टेम सेल थेरेपी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ही नहीं बल्कि दूसरे एरियाज़ में भी यूज़ हो रही है, लाइक नी सर्जरीज में जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वहाँ भी यूज़ हो रही है, और आपने सुना होगा वैम्पायर फेशियल फेस लिफ्ट के लिए वहाँ भी यूज़ हो रही है। अच्छा। तो इट इज़ काफ़ी जगह ये चीज़ यूज़ हो रही है। ओके, ठीक है। तो मतलब दिस इज़ समथिंग जो हम, जिसके लिए हम जा सकते हैं अगर हमारा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ये इफ़ेक्टिव है उतनी? जी, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशन भी करना पड़ता है। अगर आप वो ट्रीटमेंट पूरा रिजीम है, अगर वो पूरा ट्रीटमेंट रिजीम फॉलो करेंगे, अपनी डाइट हेल्दी रखेंगे, मेडिकेशन आप अपना प्रॉपर करेंगे, तो ये काफ़ी हद तक आपका जो है हेयर फॉल वगैरह और रीग्रोथ में भी हेल्प करती है। अच्छा, जी। ठीक है। वुमेन में ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, इट्स अ वेरी मेजर कंसर्न फॉर वुमेन राइट नाउ। तो क्या 3 मेजर रीजंस बताइए सर आप कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है? जैसे कि फीमेल बॉडी काफ़ी फेजेस से गुजरती है पूरी ज़िंदगी में, तो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब ये एक बालों की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लस अच्छा। आज जो हाउस वाइफ होती है अपनी डाइट्स का ध्यान नहीं रखती हैं, अच्छा। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं, ओके, तो ये भी एक कारण देखा गया है। ठीक है। तीसरा, कुछ लेडीज़ जो हैं अपने बालों में बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल या हीट प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे यूज़ करती हैं, उस वजह से भी उनके बाल डैमेज हो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर मिलके आजकल देखा गया है कि फीमेल्स में भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो मतलब जो 3 मेजर रीजंस की हम लोग जो फेस कर रहे हैं हेयर फॉल, वो यही है कि हार्मोन्स, केमिकल्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले जी, करती है। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटेनेंस ऑफ योर हेयर। ओके, आपने हीटिंग टूल्स की बात करी, तो मेरे को जानना है कि हीटिंग टूल्स से हमारे बालों पे इफेक्ट क्या आ रहा है? देखिए, कुछ लेडीज़ हैं जो फ्रीक्वेंटली पार्लर जाती हैं और अपना हाँ। जो है हीटिंग टूल्स जो हैं वो लगाती हैं। उससे क्या होता है, जो आपका बालों से मॉइस्चर उड़ जाता है, मॉइस्चर उड़ने की अच्छा। वजह से क्या होता है, आपके जो बाल जो हैं ब्रिटल हो जाते हैं और वो इजीली टूट जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा हीटिंग और हार्श केमिकल अपने बालों में यूज़ करने से बचना चाहिए। तो सर, मैं आजकल रील्स में बड़ा देख रही हूँ, बहुत लोग प्रमोट भी कर रहे हैं कि आदिवासी ऑयल एक नया आ गया बालों के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए। इवन हम भी सैलून में जाते हैं ना कुछ भी कराने, तो वहाँ पे खड़े हुए जो हमारे सर के पीछे खड़े हुए हैं सैलून वाले, आपके बालों में ये प्रॉब्लम है, आप ये शैम्पू यूज़ करो, आप ये हेयर स्पा कराओ, आप हर महीने हेयर स्पा कराओ। बट क्या ये सही तरीका है? हमें सैलून दिए गए जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने चाहिए या ट्रीटमेंट्स यूज़ करने चाहिए, या हमें एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हमारे स्कैल्प में नेचुरली ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो हमें एक्सटर्नल ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल जैसे रील्स में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऑयल्स वगैरह रिकमेंड करते हैं लोग, हाँ। जो कि नेसेसरी नहीं है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि नेचुरली हमारे स्कैल्प पे ऑयल ग्लैंड्स हैं। हम और ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो रादर वो हेल्प करने की जगह नुकसान करेंगे। अच्छा। उससे क्या होगा, आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपको अगेन डैंड्रफ और गंदगी की समस्या होने लग जाएगी। तो हमारे पेरेंट्स कहते थे ऑयलिंग करना वो गलत है? गलत तो नहीं है,
ऑयलिंग से क्या होता है कि आपको सूदिंग इफेक्ट होता है, आपका स्कैल्प मसाज हो जाती है, मॉइस्चर मिल जाता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से हेयर ग्रोथ में या हेयर फॉल में हेल्प नहीं करता है। इट इज़ अ अच्छा। मिथ। हाँ, तो आप ऑयलिंग आप वैसे कर सकते हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, बट अगर आपको हेयर फॉल वगैरह है तो आप किसी भी ऑयल या इसकी तरफ ना जाएं, वो आपको फ़ायदा देने की जगह नुकसान ही कर सकते और हैं। इसमें अच्छा। मैं एडिशन एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी, जैसे ऑयलिंग लेडीज़ में हमें किस लिए करनी चाहिए वो मैं बोलना चाहती हूँ कि ऑयल देखिए, जैसे डॉक्टर कुणाल ने आपको बताया कि वो किसी हेयर ग्रोथ में हेल्प नहीं करता हो। ऑयल बेसिकली नरिश करता है हमारे बालों को। ऑयल जैसे कि हमारे जो हेयर एंड्स होते हैं, हेयर शाफ्ट होता है, जैसे कि रूट से अबव जो हमारे बाल होते हैं वो शाफ्ट कहलाता है। अच्छा। उस शाफ्ट को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है ओके। और हाइड्रेट करता है। तो उसके लिए हमें ऑयल यूज़ करना चाहिए, है ना। बिफोर वॉश करने से पहले 1 घंटा पहले आप ऑयल लगा लीजिए, लगा फिर सकते वॉश हैं। कर दीजिए। तो ओके। वो आपके बालों को नरिश करेगा, हेयर फॉल नहीं रोकेगा। रीज़न जो है वो डॉक्टर कुणाल ने ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है। तो तो व्हाट अबाउट द सैलून शैम्पूज एंड हेयर स्पाज? हाँ हाँ, सो उसमें मैं ये आंसर करना चाहूँगी, जैसे सलून में हमें बहुत सारा रिकमेंड मैं भी चाहती हूँ, तो क्योंकि मैं आइडेंटिटी नहीं बताती कि मैं स्किन की डॉक्टर हूँ, तो वो मुझे भी रिकमेंड करते हैं, तो मैं सुनती हूँ कि क्या बोलते हैं, एटलीस्ट सुनना चाहिए ये कि मैडम आप ये शैम्पू लगाइए, आप हाँ। ये क्लेंजर लगा, ये आप लगाइए, मास्क लगाइए। तो बेसिकली क्या है कि वो एक रैंडमली बता रहे हैं कि आपके स्किन, आपके हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, उनको नॉलेज उतनी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपके प्रॉपर केयर, आपका हेयर को रिपेयर कर पाएँ। अच्छा। सो बेटर होता है कि अगर आप मास्क जो है, मास्क क्या होता है कि बहुत सारे जितने भी शैम्पूज़ मिल रहे हैं मार्केट में, उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट करके एक केमिकल होता है, ओके। जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है एंड प्लस रूट को वीक करता है। सारे शैम्पूज़ जितने मार्केट में आप ले लो, सारे शैम्पूज़ में ये मिलेगा, क्योंकि उसी से झाग बनती है शैम्पू में। अगर आपकी फॉर्म बन रही है किसी भी शैम्पू में, डैट मीन्स उसमें वो केमिकल है। तो अच्छा। वैसे ही आप मार्केट के कोई भी शैम्पू यूज़ कर लो, अच्छे से अच्छा उसमें है, आप उसकी फॉर्म बन रही है, उसमें केमिकल वो है, वो आपके बालों को ड्राई करेगा ही करेगा एंड प्लस रूट्स को वीक और करेगा जो ही करेगा। शैम्पूज क्लेम करते हैं कि सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री, वो रियल है? उसमें भी वो 100% नहीं होते, क्योंकि अगर अच्छा। जो सल्फेट फ्री है और तो उसमें झाग ही नहीं बन सकती। बिल्कुल आपको वो जॉनसन्स बेबी शैम्पू की तरह रहेगा। ओके। अगर वो टेक्सचर है तब आप मान सकते हैं कि हाँ इसमें नहीं है। तो फिर इससे बाल वॉश हो जाते हैं? हाँ, झाग वॉश नहीं हो बन जाते रही हैं, तो? क्योंकि बालों से तो हमें डस्ट ही तो निकालनी है, डर्ट निकालनी है, वो उससे निकल जाती है। बट ये हमारी एक साइकोलॉजिकल ये है कि हाँ फॉर्म बनेगी तभी डस्ट हाँ। जाएगा। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। और रही बात मास्क वगैरह की, क्या होता है कि वो मास्क रिकमेंड कर देते हैं सभी को कि आप हेयर मास्क करवा लो। हाँ। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है, आपकी ऑयली स्कैल्प में आपने ऑयलिंग भी करा ली या हेयर मास्क आप बार बार लगा रहे हो, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा फिर से उसको और ऑयल दे रहे हो। स्कैल्प तो वैसे ही परेशान है एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से। बट मास्क कहते हैं ना कि रूट्स पे नहीं लगता, नीचे नीचे लगता है। आपका चाहे रूट्स पे नहीं है, आप जब वो मसाज करते हैं वो पूरा आपके स्कैल्प पे भी तो लगा देते हैं। कितनी ओके। देर मसाज करते हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर मसाजिंग भी नहीं करनी चाहिए, हेयर रूट्स वीक होती हैं। आप देखेंगे आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। आप अगर ह्यूमिड ट्रॉपिकल जैसे कि रेनी सीजन होता है, आप ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे, मास्क लगाएंगे, आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा, अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव है, आपका ऑलरेडी बहुत ऑयल बन रहा है, स्कैल्प में भी बन रहा है, फेस पे भी बन रहा है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जिनके जैसे कलर्ड हेयर हैं, हाँ। है ना, तो उसमें आप जो है ऑयलिंग जो कर सकते हो, और अगर आप मास्क भी यूज़ करते हो तो वो बिलो आप अपना 1 इंच रूट लेंथ छोड़कर फिर आप अप्लाई कीजिए, जिससे कि बाल आपके नरिश रहेंगे। अच्छा, कलर्ड बालों की केयर कैसे करें फिर? कलर्ड बालों के लिए भी आपका, जैसे जब भी हमने कलर भी कराना है, ऑब्वियसली केमिकल हम लगा रहे हैं बालों में, तो बालों की एक तो आपको थोड़ा सा पर्सनल केयर अटेंशन ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पे। एक तो जैसे डॉक्टर कुणाल उन्होंने बताया कि पीआरपी, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो अभी इन्होंने बताया था, स्टेम सेल थेरेपी, वो ज़रूर कराते रहें, क्योंकि उससे आपकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन हो रही हैं, अच्छा। है ना। वो रूट्स में ग्रोथ फैक्टर्स जितने भी हमारे ब्लड के अंदर हैं, वो आपकी रूट्स को रिपेयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और रिजुवनेट कर रहे हैं। तो वो पीआरपीस कराते रहें, एंड प्लस आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। ओके। हम लोग क्या करते हैं, पार्लर्स जाके हम सोचते हैं वहाँ से हमने अपने सारे ट्रीटमेंट्स ले लिए, हमारा स्किन भी अच्छा हो गया, हमारे हेयर भी अच्छे हो गए, लेकिन हम अपने पर्सनल उस पर गट हेल्थ पे काम नहीं करते, अपनी डाइट पे काम नहीं करते हैं। गट हेल्थ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे गट हेल्थ पे भी वीडियोज़ आए। हाँ। गट हेल्थ से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, अगर गट ठीक नहीं है
तो फिर वहीं से स्टार्ट होती हैं। क्योंकि अच्छा। बच्चे, जैसे मैंने बताया था, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें सेडेंटरी में बहुत सारे मैदा कंटेनिंग फूड्स खाते हैं, तो गट हेल्थ डिस्टर्ब्ड होती है, एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस हो गया, अगर आपको है तो आपकी स्किन, हेयर, सब कुछ ही ख़राब होगा। तो आपको एक तो डाइट का ध्यान रखिए, डाइट में प्रॉपर प्रोटीन्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे बाल बने हुए हैं। हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके बाल कैसे अच्छे हो जाएंगे? फ्रूट्स खाइए जिसमें मल्टी वाइटामिन्स आपको मिलेंगी, मिनरल्स मिलेंगे। आयरन डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है लेडीज़ के अंदर, उनका उनका जो हीमोग्लोबिन ही बहुत लो रहता है, तो हाँ, आयरन दिस इज़ वेरी डिफिशिएंसी की कॉमन। वजह से आयरन कंटेनिंग फूड ज़रूर लीजिए आप, है ना। अगर आप फूड नहीं ले सकते तो सप्लीमेंट्स के तौर पे लीजिए आप उसको। अच्छा। विटामिन डी, हम गर्ल्स जितने भी लेडीज़ हैं, क्योंकि हम धूप में नहीं जाते कि टैन हो जाएंगे, तो विटामिन डी हमारी बॉडी में सफिशिएंट नहीं आ पाती है। हम डे टाइम पे भी अवॉइड करते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, हुँ। तो विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम कुछ खा भी सकते हैं विटामिन डी उसके के लिए? लिए अगर हम ठीक है, हमें अवॉइड करना, तो विटामिन डी के काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, मेडिसिन आती हैं, वो लेना शुरू कीजिए। अच्छा। सैशे फॉर्म्स में आते हैं जो आपको पीने होते हैं घोल कर, तो वो पीजिए। ओके। सो डाइट और न्यूट्रिशन तो मस्ट है, और गट हेल्थ जैसे मैंने आपको बताया, प्रोबायोटिक्स आपको ज़रूर लेते रहना चाहिए। दही हम लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, और छाछ, दही, ये सब हमें ज़रूर अपना ऐड ऑन करना चाहिए ओके। डे टू डे लाइफस्टाइल में, क्योंकि उससे हमारा गट हेल्थ सही रहती है। अच्छा, तो मतलब आपने कुछ चीज़ें बताई जैसे फ्रूट्स हो गया, दही हो हाँ, गया, प्रोटीन हो गया, हाँ, ऐसी चीज़ें खाने से हमारा स्किन और हेयर अच्छा रह सकता हाँ, है। गट अगर हमारा ठीक है तो हमारा सब कुछ ही ठीक है। और गट हेल्थ कैसे अच्छी होगी? प्रॉपर एक बैलेंस डाइट खाने से। दैट में ऑफ कोर्स या दैट इज़ ट्रू। और या कोई चीज़ जो हम अपनी डाइट में डाल सकें जिससे हम अपने बाल और स्किन का ध्यान रख सकें? बालों का डॉक्टर कुणाल अच्छे से बताएंगे। जैसे मैंने और बताया कि एक बैलेंस डाइट होना बहुत हाँ, ज़रूरी है। इसके साथ एक विटामिन होता है, वो जिसको हम बायोटिन, विटामिन B7 होता है, तो वो भी अगर अच्छा। हम एक्सटर्नली सप्लीमेंट के तौर पे ले लेंगे अपनी डाइट में, तो वो भी हमें हेल्प करेगा। ओके। तो सर बालों से रिलेटेड एक और चीज़ आई जो आई थिंक हमारी मेल ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी कि कई लोगों की ना बियर्ड अनइवन आती है, जी, पैचेस जी, नहीं जी। आते या कईयों की आती ही नहीं है। हुँ। तो क्या इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट हो सकता है? अ, जी, बिल्कुल, इसका भी एक हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि स्कैंटी बियर्ड होती क्यों है? इसका मुख्य कारण जो है जेनेटिक्स है ना? ओके। तो जेनेटिक्स प्लेज मेजर रोल इन स्कैंटी बियर्ड। और हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी दाढ़ी नहीं होती है, और बल्कि सिख कम्युनिटी में दाढ़ी और केश होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्ट तो उनके हमने लिए। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट किए हैं जिनके स्कैंटी बियर्ड थी, सिख पेशेंट थे, तो हमने उनका किया, नाउ दे आर रियली वेरी हैप्पी। अच्छा, जी, चलो दैट्स गुड टू हियर देन। या मैम सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस एपिसोड। हमने मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात तो कर ही ली है, बट क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी हमें लेने चाहिए? देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में लाइक आयुर्वेदा तो हमारी डे टू डे लाइफ में है ही, और हमें जाना भी चाहिए प्लांट बेस्ड और ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स का तो मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती कि कितने वो जेन्युइन होंगे, लेकिन ओके। हाँ, हम लोग होम केयर में हम अपना आयुर्वेदा यूज़ कर सकते हैं। जैसे अच्छा। किचन में ही हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम होम केयर, बेसन है अपने क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, दही को अपने फेस की क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसी होम केयर रेमेडीज़ हम करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन हाँ, अच्छा। अगर प्रोडक्ट बेस्ड है, वो उनकी जेन्युइनिटी का कुछ पता नहीं है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, तो हाँ, मतलब जो हम प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक नाम करके बेचे जा रहे हैं आजकल मार्केट हाँ, में। वो मैं रिकमेंड नहीं कर वो सकती। हाँ, देखना पड़ेगा कि वो कितने हाँ, ऑथेंटिक है। अगर हाँ, ऑथेंटिक हैं और आपको रिजल्ट मिलते हैं, डेफिनेटली वी कैन यूज़ देम। अच्छा। क्योंकि आयुर्वेदा हमारा एंशियंट साइंस है और हाँ, प्रूवन साइंस है, तो हाँ, डेफिनेटली ये एक अच्छी साइंस है। हमें डे टू डे अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, बट सोर्स उसका देखना चाहिए कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। ओके, तो एज डॉक्टर्स आप रेकमेंड करेंगे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं, सही हाँ, तरीके से लें? हाँ, जी, अगर हाँ। क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और अच्छे जेन्युइन प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑल्सो।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। thank you आपने so much. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हमें, हमारी स्किन के बारे में, हमारे हेयर के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा जान के ये सब, बिकॉज एज एक्सपर्ट्स मुझे पता चला, नॉट जस्ट जो हम रील्स देख रहे हैं स्क्रॉल करते हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड ऑडियंस जो हमारे साथ एंड तक जुड़ी रही है, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ यहाँ पे रहे, आपने ये एपिसोड देखा। एंड आई होप आप भूलें ना कि डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक डाला है उसको भरिए। सर और मैम का जो क्लिनिक है जेन नेक्स्ट, वहाँ से आपको एक कंसल्टेशन कॉल ज़रूर मिलेगी। सो मेक श्योर इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करें। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे 9 PM। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा